थोड़ा सा यूज करते हैं। जस्ट राइट इट डाउन। ये आपने लिख लिया, राइट। जस्ट आपने एक चीज डिस्कस किया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा आउटर शेल के चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा, है ना, कि आउटर शेल के चार्ज से क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट, है ना, कि आउटर शेल के जो चार्ज होंगे उससे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब कैसा, 1 मिनट के लिए और शो कर दो प्रीवियस अभी स्लाइड। शो करो, अभी शो करो। डन सर। ठीक है, ये आपने कर लिया। तो इसके बाद हम इसी के बेसिस पे एक चीज डिस्कस करते हैं कि इफ वी कनेक्ट इनर शेल टू आउटर शेल, कि अगर हम इनर शेल को आउटर शेल से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। बेटा मैग्नेटिज्म अभी कहाँ से आ जाएगा, मैग्नेटिज्म अभी थोड़ी शुरू करेंगे हम, अभी तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, पहले करंट पढ़ेंगे उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तो ये आपका गेस था, राइट। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, इफ वी कनेक्ट राइट इनर शेल टू आउटर शेल, है ना, इनर शेल with inner shell to outer shell by a wire या with a wire, है ना, कि अगर हम कनेक्ट कर देते हैं इनर शेल और आउटर शेल को वायर से, देन व्हाट विल हैपन, कि अगर इनर शेल को हम आउटर शेल को वायर से कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल इक्वल। हाँ, जैसे ये आपका इनर शेल था, आपने बोला इस पे जो चार्ज होगा वो Q1 था, और आउटर शेल था, अभी कनेक्शन पहले नहीं थे, है ना, इस पे जो चार्ज था वो आपका Q2 था, है ना, कि इस पे चार्ज Q1 था, इसके ऊपर Q2 था। अगर हम इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दें देन व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, इफ वी कनेक्ट बाय द वायर। सर पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल दोनों का इक्वल होगा तो क्या होगा, सर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा ना। हाँ, मतलब इनर शेल का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा, आउटर शेल विद वायर, देन चार्ज ऑन इनर शेल ट्रांसफर टू आउटर शेल, ये हो जाएगा कि अगर हम इनर शेल को आउटर शेल से कनेक्ट कर दें तो जो भी चार्ज इनर शेल पे होगा सारा का सारा चार्ज आउटर शेल पे चला जाएगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि इनर एंड आउटर शेल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है के Q1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे दोनों का पोटेंशियल सेम ही हो जाएगा ना, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, है ना, कि दोनों को जब हम वायर से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका जीरो हो जाएगा, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है या तो के जीरो होगा, तो के तो जीरो हो ही सकता है, के तो कांस्टेंट है, या तो ये टर्म जीरो होंगे, ये भी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि R1 R2 इक्वल थोड़ी होंगे, तो क्या चीज जीरो हो जाएगा, Q1 जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो करने के लिए Q1 को जीरो होना होगा, और Q1 अगर जीरो होगा तो कहीं तो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से पूरा का पूरा चार्ज जो है वो आउटर शेल में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे होता है कि जब भी दो कंसेंट्रिक शेल को किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो अंदर का सारा चार्ज बाहर चला आएगा,
तो मतलब जब कनेक्ट करने के पहले तो Q1 Q2 था, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगा, एंड आउटर शेल पे जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि तभी जब ऐसा होगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि अंदर में चार्ज की वैल्यू जीरो होनी होगी, मतलब सारा का सारा चार्ज बाहर की तरफ क्या होगा, ट्रांसफर होता जाएगा। तो जितना आप अंदर चार्ज देते जाओगे ऑटोमेटिकली सारा चार्ज बाहर जाता जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 1 जो होता है कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल का, है ना, थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये आपका गया इस से। तो ये आउटर शेल की तरफ क्या हो जाएगा, एक्जेक्टली आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, अगर इसमें इसको कनेक्ट करेंगे तो, है ना, इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज अंदर से बाहर जाता जाएगा, है। पॉइंट नंबर 2 ये आ गया कंसेंट्रिक शेल का। सेकंड वही अर्थिंग पे आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे कोई कंसेंट्रिक शेल ले लिया, है ना, कि यहाँ पे आपने क्या ले लिया, कंसेंट्रिक शेल्स। ये बनाना बड़ा मुश्किल है यार, बोर्ड पे तो इजीली बन जाता है ना, पैड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, कि आपका कोई आपने इस तरह से कंसेंट्रिक शेल्स ले लिए, ये आपका आ गया, ठीक है नहीं। इसके बाद करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा इसके बाद, कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड में हम आगे, सेकंड में हम क्या करते हैं, अर्थिंग का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, है ना, कि आपने क्या किया। पहला मैं केस ले लेता हूं कि इनर दे दिया कैपिटल क्यू, इनर को आपने चार्ज दे दिया ये सब कैसे हो गया एंड बैठा आउटर पे कोई चार्ज नहीं, है ना, इनर को आपने चार्ज दे दिया कैपिटल क्यू, है ना, और आउटर में कोई चार्ज नहीं, देयर इज नो चार्ज इन आउटर शेल। और इस आउटर शेल को आपने क्या किया, थ्रू स्विच से किसी अर्थ से कनेक्ट कर दिया, है ना। अगेन आप रेडियस कुछ ले लो, कि मैं इनर शेल का रेडियस ए ले लेता हूं एंड आउटर शेल का रेडियस मैं बी ले लेता हूं, है ना। अभी अर्थ कनेक्टेड नहीं है, इनर शेल पे चार्ज कैपिटल क्यू है, इस पे चार्ज अभी जीरो है। जब हम स्विच क्लोज करेंगे, अर्थ करेंगे, तो चार्ज फ्लो होगा, है ना, कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, है ना, स्विच को जब क्लोज करेंगे चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो होगा, है ना। तो चार्ज जब फ्लो होगा तो अब यहाँ पे चार्ज हो सकता है जीरो नहीं हो, कि जैसे आप स्विच क्लोज करोगे यहाँ पे कोई क्यू चार्ज आ जाएगा ऐसे, और ये क्यू चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि आउटर शेल के पोटेंशियल को क्या करना होगा, नीचे जीरो करना होगा, है ना, कि ये चार्ज आने का पर्पज ये होगा कि चार्ज फ्लो होगा, और इसका पर्पज वही होगा ताकि आउटर शेल का पोटेंशियल जीरो हो जाए, है ना। तो आपको एक क्यू निकालना होता है कि जो चार्ज फ्लो होगा वो कितने अमाउंट का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो निकाल सकते हैं कि अगर मैं आउटर शेल का पोटेंशियल लूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल, यहाँ पे अगर हम आउटर शेल का पोटेंशियल ले लें तो पोटेंशियल ऑफ आउटर शेल जो होगा वो, अगर आप V2 ले रहे हो, है ना, तो V2 की वैल्यू अभी आपने निकाला है, यहाँ पे कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल होगा, है ना, तो कैपिटल Q की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई B, अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा जो Q आ चुका है, तो प्लस K स्मॉल q बाई B आ गया, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालें तो ये अनइनर शेल एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, तो नीचे B आएगा, और अपने में तो B आएगा ही, और आपने बोला है कि ये पोटेंशियल जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो ये पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये तो है कि कोई भी चीज जब अर्थ से कनेक्टेड होगी तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है ना, कि कोई भी चीज अगर अर्थ से कनेक्टेड होगी, ये जीरो को भी यहाँ से हटा दो, तो अननेसेसरी आपको ना कंफ्यूज करता रहेगा, मतलब पहले इसमें चार्ज नहीं था, जो भी चार्ज आया है वो अर्थ से आया है, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी कि भाई स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, है ना, किसको जीरो पुट करके यहाँ से
के तो कैंसिल आ जाएगा, स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगी, है ना। मतलब यहाँ से कोई नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, है ना, और उसकी वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगी, है ना। तो आपने निकाल लिया कि भाई आउटर शेल पे अगर माइनस कैपिटल क्यू चार्ज आ जाए तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, राइट। तो आपने निकाल लिया इसकी स्मॉल क्यू की वैल्यू इस केस में माइनस कैपिटल क्यू हो जाएगी। नहीं, फर्स्ट केस में पोटेंशियल जीरो अर्थिंग की वजह से नहीं है। फर्स्ट केस में तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर से कनेक्ट किया है, तो देखो यहाँ मैं पोटेंशियल जीरो लिख रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कि भाई अंदर का पोटेंशियल V1 कुछ होगा, बाहर का पोटेंशियल भी V2 होगा, लेकिन जब हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाएगी। तो मीन्स इन दिस केस V1 माइनस V2 जीरो लिया जाएगा। यहाँ पे तो मैं पोटेंशियल ही जीरो ले रहा हूँ, V2 की वैल्यू, है ना। तो इस अर्थिंग वाले केस में आउटर शेल का पोटेंशियल जीरो होगा, अंदर का कुछ हो सकता है। तो यहाँ से माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब वही चीज आ गई कि पहले तो अभी तो आपने टोटल चार्ज निकाल लिया, या आपने ये निकाल लिया कि आउट इनर शेल में टोटल चार्ज कैपिटल क्यू होगा एंड आउटर शेल पे टोटल चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए। अब आपको तो सरफेस तो चार है ना, तो अंदर बाहर डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो जाएंगे। ये तो जो हम लिख रहे हैं अंदर बाहर मिला के लिख रहे हैं, यही मैं लिख रहा हूँ अंदर बाहर मिला के लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत थिन शेल होता है इसलिए डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अंदर बाहर अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हमेशा पहले टोटल चार्ज निकाल लो, है ना। पता है कि जब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अगर यहाँ पे जो अंदर वाला साइड है यहाँ पे चार्ज ये जीरो हो जाएगा गॉस लॉ की वजह से, क्योंकि सबसे अंदर तो जीरो होता है, तो जो कैपिटल क्यू है सारा का सारा बाहर होगा। अगर ये कैपिटल क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होना चाहिए इसके अंदर में, और टोटल चार्ज भी माइनस क्यू है। तो अगर माइनस क्यू पूरा का पूरा अंदर आ गया तो इसके सबसे बाहर में चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। याद रखना, सबसे बाहर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसको यहाँ से हटा दें। तो पहले हम क्या करते हैं, पोटेंशियल की थ्योरी यूज करके टोटल चार्ज निकाल लेते हैं कि भाई इनर शेल पे टोटल चार्ज क्यू था और आउटर शेल के पोटेंशियल को चार्ज को जीरो करके आउटर शेल पे टोटल चार्ज माइनस क्यू आ गया। उसके बाद फिर हम अंदर बाहर की बात करते हैं कि सबसे अंदर तो जीरो होता है तो सारा चार्ज बाहर होगा। आपको पता है गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, और टोटल चार्ज इस पे माइनस क्यू था, अगर वो सारा अंदर आ गया तो बाहर में चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका जो है इस तरह से एनालाइज करते हैं सेकंड केस को, है ना। तो अर्थिंग का मतलब बेसिकली आपका ये होता है ना। इस केस में हम करते हैं आउटर शेल इज अर्थ, है ना। इस केस में हमने आउटर शेल को अर्थ किया है, आउटर शेल इज अर्थ, आउटर शेल को मैंने अर्थ कर दिया है। हाँ, इनर मोस्ट शेल नहीं बोलोगे, शेल का इनर सरफेस, इनर शेल का इनर सरफेस। शेल तो यहाँ पे दो ही है, शेल के इनर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू जीरो होगी गॉस लॉ की वजह से, है ना, जो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। ये केस हो जाएगा व्हेन आउटर शेल इज अर्थ, है ना, कि क्या हो जाएगा बेसिकली आपका व्हेन आउटर शेल इज अर्थ। कर सकते हैं इसमें आप इनर शेल को भी अर्थ कर सकते हो, है। तो थर्ड केस हो जाएगा आपका व्हेन इनर शेल इज अर्थ, कि आप इस केस में इनर शेल को अर्थ करते हो। एक बार पीछे वाले पेज अभी दिखा रहा हूँ, है ना। तो एक बार में तो आपने वायर से कनेक्ट किया फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में आपने आउटर शेल को अर्थ कर दिया। यस सर डन। ये आपका गया। अब हम क्या करते हैं, इनर शेल को अर्थ करते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीज आ जाएगी। तो थर्ड केस हम ले लेते हैं इनर शेल इज अर्थ, इनर शेल इज अर्थ, है ना। तो इनर शेल अर्थ करने का मतलब है यहाँ पे कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, इस तरह से आप कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बना लो, और अब आपको इनर शेल को अर्थ करना है, या आउटर शेल को नहीं,
बल्कि आपको जो शेल को अर्थ करना है वो आपका इनर शेल है ना, ये इस तरह से आपका जाएगा, है ना, ये आपका आ गया। तो आपने बोला इनर शेल का जो रेडियस है वो ए है एंड आउटर शेल का रेडियस जो है वो बी है। तो आपने क्या चार्ज जो दिया वो आउटर शेल को दे दिया है। बेटा विशाल ऐसा मत करो, एनोटेट मत करो, इसको डिलीट कर दो। ये आपका कैसे, तो इनर शेल इज अर्थ, इनर शेल का रेडियस ए है, आउटर शेल का रेडियस बी है, और आपने यहाँ पे कोई कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया है ना आउटर शेल को, और आपने क्या किया इनर शेल को अर्थ कर दिया है ना, कि एक वायर इस तरह से गया, इस लूप का मतलब ये बाहर से कनेक्टेड नहीं है, और ये थ्रू ए स्विच है ना आपने इसको अर्थ कर दिया, कि आउटर शेल को क्यू चार्ज देके इनर शेल को अर्थ कर दिया। तो जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो अगेन चार्ज फ्लो होगा, तो आपने बोला यहाँ से अर्थ से चार्ज फ्लो होके इनर शेल पे कोई क्यू आ गया। अब आपको अगेन निकालना है कि भाई ये क्यू कितना होगा। तो पर्पज वही है कि इनर शेल के पोटेंशियल को ये जीरो कर, भाई चार्ज फ्लो होके क्यों आया है, क्योंकि इनर शेल के पोटेंशियल को क्या करना है, जीरो करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ इनर शेल, पोटेंशियल ऑफ इनर शेल। तो पोटेंशियल ऑफ द इनर शेल मैं V1 लिख दूंगा। तो अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल इसका हो जाएगा के क्यू वन बाई ए, के क्यू बाई ए, और जो इसके सरफेस पे होगा अंदर में ऐड हो जाएगा, तो प्लस कैपिटल क्यू के कैपिटल क्यू बाई बी हो जाएगा, है ना। इनर शेल का पोटेंशियल ही होगा, लेकिन चूंकि अर्थ से कनेक्टेड है तो ये जीरो होना चाहिए। उसको जीरो करने के लिए तो स्मॉल क्यू चार्ज आया है अर्थ से, है ना। तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल क्यू की वैल्यू कुछ नेगेटिव आ जाएगी, माइनस क्यू ए इंटू बी, ये स्मॉल क्यू आ गया, कि इनर शेल पे ये टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना, कि इतना टोटल चार्ज क्या होगा इनर शेल पे आ जाएगा। अगर इतना चार्ज आ जाएगा तो उससे क्या होगा, इनर शेल के पोटेंशियल टोटल जीरो हो जाएगा, है। तो दोनों केस आपको जानना है ना, कि आपको क्या देना है बेसिकली, आपका दोनों जाना है बेसिकली आपको, है ना, कि भाई पहले आपने लिया था कि इनर को चार्ज दिया, आउटर को कनेक्ट कर दिया, तो आपने बोला स्मॉल क्यू चार्ज आ जाएगा, तभी आउटर का पोटेंशियल जीरो होगा। और इस केस में आपने आउटर को चार्ज दिया, इनर को अर्थ कर दिया, तो इतना चार्ज आ जाएगा तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये तो टोटल चार्ज है। अब अंदर बाहर का काम कर लेते हैं। तो आपको पता है सबसे अंदर तो कोई चार्ज नहीं होती है, तो जो भी ये चार्ज इनर शेल का है सारा का सारा आउटर सरफेस पे होगा ना, माइनस क्यू ए बाई बी। अगर जितना ये निगेटिव होगा उतना इसके इनर इनर सरफेस पे पॉजिटिव होना चाहिए, ए बाई बी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा गॉस लॉ की वजह से, तो सारा का सारा ये नेगेटिव चार्ज होगा आउटर सरफेस पे होगा। तो जितना यहाँ पे चार्ज होगा उसके इनर सरफेस पे इतनी चार्ज होगा, और टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू का अगर इतना यहाँ पे आ गया तो बाकी बचा आउटर पे होगा, तो आउटर पे जो चार्ज होगा वो क्यू माइनस क्यू ए बाई बी हो जाएगा, है ना। क्यू माइनस क्या हो जाएगा इसलिए आपका क्यू ए बाई बी, ये हम लिख लेंगे ऐसे, है ना, कि भाई इतना चार्ज अंदर चला गया तो टोटल चार्ज में इसे तो फ्रैक्शन गया होगा, तो यहाँ पे आउटर शेल पे जो चार्ज होगा ये क्यू माइनस क्यू इंटू ए बाई बी आ जाएगा, है ना। तो ये हम बोलते हैं पहले टोटल चार्ज निकाल लो, बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, है ना, कि बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो शुरू से डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ऐसा करते हैं इसमें, ये इनर शेल क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, तो ये आपको जानना होता है। ये अर्थिंग का कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं, है ना?
ठीक है, ये हमने कर लिया इस तरह से। तो इसी के ऊपर मैं आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करो, है ना, तो आपसे ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अर्थिंग का केस आपको कंडक्टर में थोड़ा सा जानना चाहिए कि अर्थ करने से बेसिकली क्या होता है, तो ये थोड़ा सा जानना था आपको। बाकी मैंने पैरेलल प्लेट वगैरह तो बताया ही था, है ना। अब एक चीज़ और भी थोड़ा सा है कंसेप्ट आपका यहाँ पे, जैसे पैरेलल प्लेट में एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट हो, एक्सटर्नल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, इफ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट हो, क्योंकि वो सारा कंसेप्ट आपने जो डिस्कस किया था वो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के लिए था, लेकिन अब इसमें एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है ना, कि एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। मतलब ये हो गया कि सपोज मैंने यहाँ पे कोई इस तरह से प्लेट ले ली, ऐसे, है ना, एक प्लेट और यहाँ पे आ गई आपकी, कि दो पैरेलल लार्ज प्लेट हैं, है ना, कि यहाँ पे जस्ट हम ले रहे हैं कि देयर इज अ टू पैरेलल लार्ज प्लेट्स, इसमें कुछ चार्ज भी दे देते हैं, है ना, कि इस पे हम क्या देते हैं, बेसिकली आपका कुछ चार्ज भी दे देते हैं, है ना, कि यहाँ पे आप कुछ चार्ज भी इसमें क्या करोगे, प्लेस कर दोगे, है ना, कुछ चार्ज प्लेस कर देते हैं इसमें। ओके, ठीक है ना, कि यहाँ पे हम कुछ आपका चार्ज प्लेस कर लेते हैं। तो चार्ज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कितना ले लूँ मैं यहाँ पे चार्ज, चार्ज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज आपका 2Q ले लो, है ना, कि यहाँ पे 2Q चार्ज है ना, और यहाँ पे चार्ज आप Q ले लो इस पे, है ना, और एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे E, कि पूरे जगह पे एक एक्सटर्नल फील्ड E प्रेजेंट है, पहले नहीं होती थी। तो अब आपको पता है ना हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा, है ना, कि एक्सटर्नल फील्ड अगर प्रेजेंट हो तो हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज होगा। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता फिर तो आप सीधे बता देते कि यहाँ 3Q/2 होगा, फिर बचा हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फर्क पड़ जाएगा। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि 2Q का कोई यहाँ पे स्मॉल q आ गया, अगर ये स्मॉल q होगा तो ये -Q होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल फील्ड जब होती है ना तो हम ये नहीं बोल सकते कि आउटर में चार्ज इक्वल होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, है। तो आपको पता है अगर स्मॉल q यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 2Q -Q हो जाएगा, और अगर कैपिटल Q का -Q यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q + Q, ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब इसमें स्मॉल q की वैल्यू अननोन है, वो निकालनी पड़ेगी, है ना, कि एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है यूनिफॉर्म। तो वही कंसेप्ट में वही यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कि कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट पे नेट फील्ड तो 0 होगी, ये सारे चार्ज कुछ फील्ड क्रिएट करेंगे, लेकिन कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो आप नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 करो, तो जब नेट फील्ड 0 करूंगा तो सबसे पहले फील्ड इसकी वजह से होगी यहाँ पे राइटवर्ड, और ये हो जाएगा, आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा था उस दिन, σ/2ε0 से निकालते हैं, और सिग्मा की जगह पे हम चार्ज/2ε0 ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे चार्ज की जगह पे ये आ गया Q/2ε0 ए। आपको पता है ये इसकी वजह से राइटवर्ड फील्ड है, ये भी आपने पॉजिटिव ही लिया है तो इसकी वजह से भी राइटवर्ड होगी, तो प्लस ये भी क्या हो जाएगा एक्जेक्टली आपका, ये आपका हो जाएगा Q/2ε0 ए। तो इन दोनों की वजह से राइटवर्ड फील्ड आ गई, लेकिन -Q की वजह से लेफ्टवर्ड हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये आपका आ गया अगेन Q/2ε0। ये तो कैंसिल हो ही जाती है हमेशा, ये तो हम जानते ही हैं कि इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों कैंसिल हो जाती है।
अब आउटर की वजह से भी लेफ्टवर्ड होगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक फील्ड लेफ्टवर्ड आ गई, ये भी माइनस हो गया, ये हो गया Q प्लस Q, यहाँ ब्रैकेट लगा देना, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो चार्ज की वजह से फील्ड है, आपको पता है इस पॉइंट पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए, तो चारों चार्ज को शीट मान के मैंने फील्ड निकाल ली, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड भी तो इसमें अब ऐड होगा, प्लस E, राइट वर्ड। इस सब का सम कंडक्टर के अंदर 0 होना चाहिए, ये चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि कंडक्टर की इस पॉइंट पे नेट फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये नेट शुड बी 0, है ना। तो इस सबको 0 पुट करके स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। चेक करो कितनी आ रही है आपकी आंसर, तो मैंने तो ऐसे रैंडम दे दिया है इसलिए मुझे इसका आंसर नहीं पता है। एक बार स्मॉल क्यू आ गया तो सारे सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, कि स्मॉल क्यू आ गया तो सारे सरफेस पे हम चार्ज निकाल लेंगे, है ना। चेक करो कितना आ रहा आपका, और ये चीज़ तो कैंसिल ही हो गई आपकी, है ना, इसी का कुछ डिफरेंस आ जाएगा आपका ई के टर्म्स में, आपका आंसर ई के टर्म्स में आ जाएगा। चेक करो कितना आ रहा आपका आंसर, कितना आ 2 रहा आपका? एप्सिलॉन नॉट EA प्लस Q अपॉन 2। अच्छा, इससे स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2, 2 एप्सिलॉन नॉट हाँ, EA ई ए प्लस Q, प्लस क्यू, ये पूरा 2 से डिवाइड। पूरा 2 से डिवाइड। अच्छा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ज़्यादा अच्छा होगा कि Q/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई ए लिख लो आप, ये ज़्यादा अच्छा होगा, हाँ सही है ना, यस सर। ये एप्सिलॉन नॉट है, सही आंसर है, स्मॉल क्यू आ गया। अब स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट करके हर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, तो ये केस है जो कि आपको थोड़ा सा जानना होता है ना, redistribution ऑफ चार्ज इफ एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट। लास्ट क्लास में आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लिया था, तो देखो पर्पस वही है कि भाई अंदर में पॉइंट में नेट फील्ड 0 होना चाहिए। अब उसमें फर्क ये पड़ गया, पहले सिर्फ यही थे, अब ये एक्सटर्नल फील्ड इंक्लूड हो गई, इस सबका सम 0 हो जाएगा, तो स्मॉल क्यू आ जाएगा, तो हर सरफेस पे हम चार्ज निकाल सकते हैं, कि हर सरफेस पे हम क्या ले लेंगे, बेसिकली आपकी चार्ज ले लेंगे इसमें। देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसके लेफ्ट में पॉइंट है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे फील्ड होती है ना, तो राइटवर्ड फील्ड को मैंने पॉजिटिव लिया है सारी, तो लेफ्टवर्ड फील्ड को मैं नेगेटिव लूंगा, है ना, ये ध्यान रखना कि भाई इसकी वजह से फील्ड राइटवर्ड थी तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, बाकी जो भी फील्ड लेफ्टवर्ड थी, चाहे ये चार्ज है चाहे ये चार्ज है, उसको नेगेटिव ले लिया है, ये राइटवर्ड था तो उसको पॉजिटिव ले लिया, है ना। तो वेक्टर में तो डायरेक्शन के से ही पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होगा, यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई, है ना, यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज द redistribution ऑफ चार्ज इफ एक्सटर्नल फील्ड इज present, है ना। इसमें एक चीज और जानना होता है आपको, वो भी डिस्कस कर लो आप थोड़ा सा, है ना, इसको पहले लिख लो आप। ठीक है, ये आपने कर लिया, ठीक है। तो एक और इसमें चीज है थोड़ी सी, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, वो भी थोड़ा सा आपको जानना होता है।
चार्ज प्लेट, है ना, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज प्लेट, है ना, कि मैंने क्या किया, एक प्लेट ऐसे ले ली, है ना, बाद में हम इसको बोलेंगे कैपेसिटर प्लेट। यही कैपेसिटर होता है कि कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में चार्ज कितना होगा। तो हालांकि कैपेसिटर अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जस्ट मैंने नाम लिख दिया कि दो पैरेलल प्लेट हैं, इस पे अगर चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, दिया हुआ है आपको कि एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है ना, और कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपको पता है अगर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आपको निकालना होता है कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा। तो हम सिर्फ लिख देंगे कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज क्यू इंटू ई। भाई एक चार्ज जो है, एक प्लेट जो है दूसरे की लोकेशन में फील्ड क्रिएट करेगा, है ना, कि फर्स्ट प्लेट सपोज दूसरे की लोकेशन में फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड में माइनस क्यू रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, माइनस क्यू चार्ज के ऊपर फोल्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो क्यू इंटू ई से फोर्स आ जाएगा। तो क्यू तो आपको ऐसे ही छोड़ दो, और एक प्लेट की वजह से फील्ड हम जानते हैं कितना होगा, है ना, एक प्लेट की वजह से जो फील्ड होगी वो आपकी हो जाएगी क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अभी आपने निकाला है कि एक सरफेस पे अगर चार्ज होगा तो उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, कि इतने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वही एक प्लेट की आपने फील्ड ले ली, दूसरे के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन आपको पता ही अट्रैक्टिव होगी। तो ये भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट होता है, जानना होता है आपको। क्या पूछना? तो ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ रैंडम कंसेप्ट पढ़े थे, वो मैंने एक साथ कर दिया सारा, कंडक्टर से रिलेटेड बेसिकली, है ना, तो वो थोड़ा सा आपको जानना होता है, नहीं तो फिर मॉडल सॉल्व करोगे आपको फिर वो आएगा नहीं। चलो, तो आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करके उसका आंसर दो मुझे। है ना, ये सब तो कर चुके हो आप सारा, एक एक करके देख रहा हूँ कि क्या क्या आपने नहीं किया हुआ है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, दो ऑल नॉट रिलेटेड टू द कंडक्टर, है ना, ये कंडक्टर से रिलेटेड नहीं है। मेरे ख्याल से होमवर्क में भी दिया होगा मैंने आपको। अर्थिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है श्रीकांत, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में अर्थिंग है।
हाँ, यथार्थ आपका आंसर सही है। पीयूष सही है। हाँ, मनस्वी और आंसर इज करेक्ट। हाँ, एकाग्र सही आपका आंसर है। है ना, सही है। काफी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है इसका, है ना। द सी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे करते हैं थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। कि सी ऑप्शन सही है। देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फील्ड जो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। पहला कंसेप्ट तो ये है, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो पहले तो डायरेक्शन शो कर देंगे, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसे कहीं से भी ले लो आप, ऐसे, है ना। इस लाइंस की फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे, ये डायरेक्शन होगी। ये जो फील्ड लाइंस होंगी इसके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएंगे, इस तरह से, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्शन क्या होगी, कि परपेंडिकुलर में एरो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल along डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिस तरह पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसकी तरफ होती है। तो 30 से 20 हो गया, 20 से 10 हो गया, मतलब फील्ड लाइंस का एरो इस तरफ होगा, ऐसे, है ना। तो एरो जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा, तो डायरेक्शन तो आ गया, है ना। कि डायरेक्शन आप थोड़ा ध्यान दो क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है। आप कोई एक लाइन ही प्लॉट कर दो इक्वी पोटेंशियल कोई भी, ये मैं 10 सेंटीमीटर वाली प्लॉट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये ऐसा था। तो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर ऐसे है, ये ऐसा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसने ये वाला एंगल जो है वो 30 दिया हुआ है, और ये पूरा एंगल आपको निकालना है, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये वाला जो एंगल हो गया ये कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 120 डिग्री। तो जो फील्ड होगी ये 120 डिग्री पे हो जाएगा। तो 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस तो आ गया डायरेक्शन। अब कितना होगा तो जो फील्ड होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है, या डेल्टा वी बाई डी हो जाएगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डेल्टा वी बाई डी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक और लाइन बना लो इस तरह से, है ना, कि भाई इस फील्ड की डायरेक्शन में
कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ? ये आपका 20 वोल्ट था, ये आपका 10 वोल्ट था। तो फिल का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 20 माइनस 10 हो जाएगा बाई डी। कितने डिस्टेंस में चेंज हुआ? तो डिस्टेंस आपको फील्ड की डायरेक्शन में रहनी है, वाली डिस्टेंस। तो आपको पता है ये 5 था, ये 10 था, और बीच में एंगल आपका 30 डिग्री है ना, कि बीच में ये एंगल जो है वो क्या है, बेसिकली आपका 30 डिग्री है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 5 साइन 30 हो जाएगी। तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो 5 साइन 30 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में। तो 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आप वोल्ट ले रहे हो, नीचे मीटर लेना पड़ेगा आपको। नीचे अगर वोल्ट ले रहे हो तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली आपका मीटर। तो यहाँ से आपका आ गया, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2000/5 मीन्स 400 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो 400 वोल्ट पर मीटर ये एंगल पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो जो कंसेप्ट हमने डेवलप किए थे उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, क्या आपका ये क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए आपको। एससी वर्मा में दिया हुआ है, वहीं से थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके दूसरी बुक्स में आता है, है ना। ये हमने कर लिया ऐसे। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सही है, ये थर्ड योर आंसर इज करेक्ट। अंकुश, योर आंसर इज करेक्ट। यूज जा सही है।
एकाग्र सही है आपका आंसर, एकाग्र जैन आपका आंसर सही है। हर्षित पाल, योर आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल सही। आप लोग फंसे नहीं, मैंने फंसाने की कोशिश की आपको, लेकिन आप लोग फंसे नहीं। मैंने सोचा आप गलत, नहीं सबने सही आंसर दिया, मतलब आप समझ गए चीजों को, है ना। कि भाई मैंने सोचा कि सबका आंसर ये आएगा, है ना। आई थॉट कि आप जो आंसर दोगे, मनस्वी आपका भी आंसर सही है, मैंने सोचा कि आप जो आंसर दोगे वो ये दोगे, जीरो एवरीवेयर। अरे तो आपने पढ़ा कि अगर कोई कंडक्टर है ना, और कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी कोई होती है तो इसके अंदर फील्ड की वैल्यू जीरो होती है ना। कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज दे देंगे अगर हम इसे, तो चार्ज आपका सरफेस पे आ जाता है सारा, और अंदर में कैविटी के अंदर फील्ड क्या होती है, बेसिकली आपकी जीरो होती है, जीरो फील्ड। लेकिन ये कंडक्टर नहीं है ना, है ना। कि भाई कंडक्टर के अंदर तो जीरो फील्ड होती है, लेकिन ये गलत इसलिए आंसर है क्योंकि ये कंडक्टर नहीं। इसने क्या बोला हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन इट्स वॉल्यूम। कंडक्टर के वॉल्यूम में तो चार्ज होते ही नहीं ना, इसमें तो ये बोल रहा है कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज है ऐसे। तो वॉल्यूम में चार्ज तो तभी होगा जब ये नॉन कंडक्टर होगा, है ना। नॉन कंडक्टर के अंदर फील्ड थोड़ी जीरो होती है, नॉन कंडक्टर के अंदर तो फील्ड होती है। फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला हम जानते हैं, रो डी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। कि डी इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है ना। तो नॉन कंडक्टर है तो रो डी होती है फील्ड, और ये फील्ड जो होती है ये नॉन जीरो होगी एंड यूनिफॉर्म होगी, है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जो चीज़ देख रहे हो क्या है, कंडक्टर है नॉन कंडक्टर है, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। अगर एक कंडक्टर होता तो वॉल्यूम में चार्ज होता ही नहीं, सरफेस पर जाता, और अंदर में फिर फील्ड जीरो हो जाती। ये नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है ना। तो ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ये आपका गैस है। तो इस क्वेश्चन का पर्पज ही मेरा ये था, एक कंडक्टर पढ़ पढ़ के ऐसा नहीं कि आप नॉन कंडक्टर में भी वही अप्लाई करने लगो, ऐसा नहीं करना है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये तो सॉल्व कर चुके थे लास्ट क्लास में हम, ये भी कर चुके थे। आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा इनलार्ज कर लो। पैसेज 4 का आंसर है ना ये, पैसेज 4 देखते हैं।
ना ये आंसर नहीं आ रहा है। यही। हाँ, सुहाना योर आंसर इज करेक्ट। जो आपने फर्स्ट एक पार्ट भेजा है।
चलो काफी लोगों के आंसर आ गए हैं, आई विल चेक। कार्तिकेय और आंसर इज करेक्ट और फर्स्ट, एंड अंकुश वर्मा आपका भी आंसर सही है। भव्या भार्गव आपके फर्स्ट का आंसर सही है। हाँ, निहाल और आंसर इज करेक्ट है ना, दोनों आंसर सही हैं आपके, सही बोल रहे हो, ठीक है चलो, है ना, सही आंसर बता रहा हूँ। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। सही है, देखो कुछ नहीं था, मैंने थोड़ा सा बड़ा डायग्राम भी यहाँ पे बना लिया है ना, कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है कि जब बीच में तो आपका चार्ज कैपिटल क्यू है, आपने इनर एंड आउटर को कनेक्ट कर दिया, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में आपस में चार्ज जा सकता है। तो आपने बोला सपोज इनर में कोई चार्ज Q1 हो गया और आउटर में चार्ज जो हो गया वो Q3 हो गया। बीच में तो कैपिटल Q है ही, वो तो कंजर्व रहेगा, है ना। आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों के पोटेंशियल सेम करने के लिए चार्ज फ्लो हो सकता है। पहले इसमें चार्ज जीरो था, है ना, पहले इन दोनों का मिला के चार्ज कितना था, बेसिकली आपका जीरो, सिर्फ सेंटर पे चार्ज था। हाँ, तो जब मिलाते हैं तो आपको होता है कि इनर शेल का अगर पोटेंशियल मैं V1 ले लूँ तो पहले मैं इनर शेल का पोटेंशियल निकालूंगा, कितना होगा। तो इनर शेल का पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से हो जाएगा K Q1/A, और मिडिल सेल के जो सरफेस पे होगा अंदर के सारे पॉइंट में ऐड हो जाएगा, तो मिडिल सेल वाला इसमें ऐड हो गया KQ/QA, प्लस ये आउटर शेल वाला भी ऐड हो गया। ये है ना, तो आपने इनर शेल का पोटेंशियल निकाल लिया, अपने की वजह से इतना हो गया, इसके सरफेस वाला भी ऐड हो गया, इसके सरफेस वाला भी ऐड हो गया। अब मैं V2 निकाल लेता हूँ आउटर शेल का, या V3 उसको ले लो, कि अंदर वाले को V1 लिया तो आउटर शेल को V3 ले लो, बीच वाले का पोटेंशियल V2 होगा। तो जब V3 निकालेंगे तो अपने चार्ज की वजह से तो वही हो जाएगा, K Q3/3 है। अब आपको था इस पॉइंट के लिए दोनों चीज ऐसे पॉइंट चार्ज बिहेव करेगी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा KQ/3 है, प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा KQ1/3। तो इनर एंड आउटर शेल का पोटेंशियल आपने निकाल लिया। अब आपको पता है दोनों वायर से कनेक्टेड है ना, मतलब कॉन्सेप्ट ये तो होगा कि V1 = V3 हो जाएगा, कि तब तक चार्ज फ्लो हुए होंगे जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो गया होगा, है ना। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करके बहुत सारी चीजें कैंसिल होंगी, तो इससे मेरे ख्याल से Q1 आ जाएगा, है ना, कि काफी चीजें कैंसिल होंगी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, है ना। तो यहां से Q1 की वैल्यू आ जाएगी, कि सॉल्व करके Q1 जो आ गया वो -Q/4 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट का बी ऑप्शन सही हो गया, है, क्योंकि दोनों का आपने कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो आप कुछ एज्यूम करके चार्ज के अंदर वाले पे Q1 है, बाहर वाले पे Q3 है, आपने पोटेंशियल V1 V3 निकाल लिया और दोनों कनेक्ट हो गए तो V1 = V3 हो गया, तो इससे Q1 की वैल्यू -Q/4 आ गया। अब Q1 आ गया तो Q3 भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले इनर एंड आउटर में तो कोई चार्ज था ही नहीं ना, मतलब Q1 एंड
Q3 का सम तो 0 था, तो मतलब इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आए होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए होंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उतने डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। तो मतलब Q3 की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ Q1 हो जाएगी, है ना। तो जो Q3 होगा इतने ही अमाउंट का प्लस चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि नेट चार्ज तो दोनों का मिला के 0 है ना, रिशफल ही तो हुआ है ना। तो ये आपका चार्ज आ गया, है ना। तो जो ये वाला आंसर होगा वो ये आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हम करते हैं पोटेंशियल सेम करके, है ना। तो सेकंड फर्स्ट का बी सही है, सेकंड का ए सही है ना। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल में इस तरह से वी यूज द कंसेप्ट। सर इसे ऐसे नहीं कर सकते कि क्यू ले ले फिर क्यू माइनस स्मॉल क्यू कर वो दे? भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर उससे सेकंड पार्ट का कैसे आएगा आंसर? क्योंकि दोनों का सम तो 0 होगा ना भाई, दोनों का सम तो 0 ही होगा, आप समझ गए मेरी बात। हाँ वो नहीं ले सकते ना, क्योंकि अगर आप एक में क्यू लोगे तो टोटल चार्ज तो उसमें कुछ था ही नहीं ना, वो तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे इसमें। वो तो तब होता है जैसे एक कोई चार्ज क्यू है और इससे हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी दूसरी बॉडी को, तो जब यहाँ से कुछ चार्ज स्मॉल क्यू चला गया, तो यहाँ अगर स्मॉल क्यू चला गया तो यहाँ बच गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, तो अगर स्मॉल क्यू यहाँ गया तो उतने निगेटिव यहाँ आ जाएगा, इसलिए उससे गलत आ रहा है ना। कि भाई दोनों शेल पे पहले कोई चार्ज था ही नहीं, वो तब होता है जब चार्ज होता है तो कुछ चला गया तो यहाँ बच गया, और मिडिल का कोई कनेक्शन किसी से है ही नहीं, मिडिल में पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही होगा, है ना। वो तो ना तो अर्थ से कनेक्टेड है ना आपस में कनेक्टेड है, तो उसका चार्ज तो कैपिटल क्यू ही रहेगा, है ना? तो इस तरह से कर सकते सर इसमें ऐसा वेरिएशन भी आ सकता है ना कि बाहर वाली और मिड वाली को हमने अर्थ से मतलब अर्थिंग कर दी है, सॉरी हैं। और कोई भी कोई इनर भी मोस्ट की और उसकी। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी दो कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, है ना। कनेक्शन तो किसी का भी हो सकता है, किसी केस में अर्थ कर देते हैं वैसे, है ना, किसी केस में किसी बीच वाली शेल को अर्थ कर दिया। तो सबका कंसेप्ट है, अगर अर्थ करेंगे तो जिस शेल को अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और जब कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल 0 नहीं होगा, सेम हो जाएगा। हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इक्वल करने के लिए ही यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ है, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन -q/4 अमाउंट के आ गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, और जहां से आए होंगे इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना? ये आपका इस तरह से आएगा, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ, मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, शायद ट्रांसफर किया हुआ है मैंने। बाकी क्वेश्चन आई विल शेयर इन द ग्रुप। ट्रांसफर नहीं किया क्या मैंने, वेट फॉर अ मिनट। वो क्वेश्चन एक्चुअली करना जरूरी है। अच्छा यहीं पे रख दिया मैंने। ओके, हाँ ये क्वेश्चन जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं थोड़ा सा सारे बाकी मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप में। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ पूरा कर सकते हो, आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, कैपेसिटर छोड़ के। कैपेसिटर वैसे भी एक्सरसाइज उसकी अलग होगी, यू कैन अटेम्प्ट कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
हाँ निहाल सही है आपका आंसर। एकाग्र आपका आंसर सही है, सही है, सही है, एकाग्र सही है। चलो मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, वो टाइम हो गया एक्चुअली, है ना। तो क्या जाएगा इस तरह से, देखो कुछ नहीं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यूज होगा। आपका आंसर सही है, अंकुश वर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। इसमें यूज होगा कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये मैंने कंडक्टर में आपको लिखवाया था भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है P इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कि भाई कंडक्टर का हर पार्ट दूसरे पार्ट को रिपेल करता है इतने फोर्स पर यूनिट एरिया से, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप देखो पूरे को अगर मैं सिस्टम ले लूंगा तब तो F इधर से भी लग रहा है, F इधर से भी लग रहा है, इक्विलिब्रियम में रहेगा ही। लेकिन आपको पता है आपको हाफ को एक सिस्टम को लेना होता है, जैसे आपने सरफेस टेंशन में लेते थे। तो अगर मैं लेफ्ट हाफ को सिस्टम ले लूँ, ये मेरा सिस्टम है, तो आपको पता है एक फोर्स राइटवर्ड लग रहा है तो कोई फोर्स लेफ्टवर्ड भी लगना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। तो लेफ्टवर्ड जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला लग जाएगा, कि राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट को फोर्स से पुल कर रहा होगा, और वो जो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, कि प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट पार्ट की वजह से, चार्ज की वजह से लेफ्ट पार्ट के ऊपर फोर्स आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर को जो एरिया लेते हैं हम प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। तो अगर ये लेफ्ट पार्ट इक्विलिब्रियम में है मतलब F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर, और प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो फोर्स इक्वल टू आपका आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। तो जो नंबर है वो पाई एंड 2 तो कांस्टेंट होंगे, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट आप ले लो, है ना। एक्चुअली नंबर इसने हटा दिया है, टर्म्स खाली यूज किए हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो हम कर सकते हैं सर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को भी हम इस तरह से यूज करते हैं। So that's all with your a very मैराथन चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा मैराथन चैप्टर होता है ना, बड़ा लंबा चैप्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इससे मैराथन चैप्टर आपका एक खत्म हो गया, सबसे बड़ा चैप्टर यही है, बाकी सारे चैप्टर इससे छोटे हैं। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव कंप्लीटेड, है ना। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कल से हम ओके सर, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर लेंगे, राइट। So that's all. Bye bye. थैंक यू सर।